कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी यूनिट जो आपका 6 है, इसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इस तरह एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए डबल साल्ट्स है ना, डबल साल्ट्स किसे कहते हैं? देखिए डबल साल्ट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो केवल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इनको वाटर या किसी सॉल्वेंट में अगर घोलते हैं तो ये जो है अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं डबल साल्ट, यानी ऐसे कंपाउंड जो केवल सॉलिड स्टेट में पाए जाए, वाटर में घोलते ही या सोल्यूशन में जैसे ही जाएंगे ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं डबल साल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो डबल साल्ट्स का जो एग्जांपल हो गया, जैसे ये पोटास एलम हो गया, ठीक है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ये तो डबल साल्ट्स एग्जाम में आ सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसे कहते हैं ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसे कहते हैं ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो क्या होते हो, जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हो, उसके साथ साथ ये अपनी आइडेंटिटी सॉल्यूशन स्टेट में भी बनाए रखते हो। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इनको घोलते हैं किसी सॉल्वेंट में तो ये जो है क्या होते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स आयन में ब्रेक होते हैं, सारे आयनों में ब्रेक नहीं होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो क्या होता है इसको आप पढ़ लीजिएगा। एग्जांपल क्या है? K4FeCN होल 6 है ना। देखिए ये डबल साल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना, इन सब का वीडियो बना चुके हैं, लिगेंड्स और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, चिलेट्स है ना। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे देंगे, आप पूरा उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका ये तो हो गया। अब लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स वो स्पीसीज होते हैं जो क्या करते हैं? सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं? हम लिगेंड्स बोलते हैं। अब अगर एक कोई भी आपका लिगेंड एक बॉन्ड बनाए तो वो मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाता है। कौन सा डेंटेड लिगेंड कहलाता है? मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसे आपका क्या हो गया? NH3 हो गया, एक बॉन्ड बनाएगा, CO हो गया, H2O हो गया, आपका Cl माइनस हो गया है ना, Br माइनस हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? एक ही बॉन्ड बनाते हैं, तो मोनोडेंटेड लिगेंड हो गए। और दूसरा क्या होता है? बाईडेंटेड लिगेंड। ऐसा लिगेंड जो दो बॉन्ड बनाए तो कौन सा लिगेंड कहलाता है? बाईडेंटेड, यानी दो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करे और 2 बॉन्ड्स बनाए तो क्या कहलाएगा? वो बाईडेंटेड लिगेंड्स कहलाएगा। ठीक है, तो बाईडेंटेड लिगेंड में जैसे आपका हो गया एथिलीन डाई एमीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है, एथिलीन डाई एमीन, इसको हम EN से लिखते हैं, एथिलीन डाई एमीन है ना। अब उसके बाद आता है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, यानी कोई लिगेंड्स क्या करें? 3 बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए या 5-6 बॉन्ड बनाए तो उन्हें पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। अगर वो 4 बॉन्ड बनाता है तो टेट्राडेंटेड, 3 बॉन्ड बनाता है ट्राइडेंटेड, 5 बॉन्ड बनाएगा तो पेंटाडेंटेड, 6 बॉन्ड बनाएगा तो हेक्साडेंटेड लिगेंड्स ये कहलाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए लिगेंड्स तो आप के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, उससे आप पूरा अच्छे से वीडियो पढ़ लीजिएगा है ना। अब देखिए यहाँ पे चिलेट्स है ना, चिलेट्स क्या होते हैं? रिंग स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? चिलेट्स कहते हैं। अब रिंग स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स जो बाईडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड से बने हो तो वो क्या कहलाते हैं? चिलेट्स कहलाते हैं। तो एग्जाम में चिलेट्स पूछ सकता है कि चिलेट्स किसे कहते हैं और इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये तो आप पढ़िएगा है ना। अब देखिए यहाँ पे वर्नर्स थ्योरी है ना, वर्नर्स थ्योरी क्या है? यहाँ पे वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है सेंट्रल मेटल आयन के पास 2 तरह की वैलेंसी रखता है। जो सेंट्रल मेटल आयन होता है 2 तरह की वैलेंसी रखता है। एक कौन सा होता है? प्राइमरी वैलेंसी होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी होता है ना। कौन सा वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब प्राइमरी वैलेंसी कैसा होता है? प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है और ये नॉन डायरेक्शनल होता है और इक्वल टू होता है ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर है ना। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है ये होते हैं नॉन आयोनाइजेबल, यानी आयोनाइजेबल नहीं होते हैं और ये डायरेक्शनल होते हैं और ये होते हैं इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। यानी प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल। ये आपका प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होता है।
ये ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा और ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो आपका इसमें तो ये सारी चीजें आप पढ़िएगा, इतनी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। और उसके बाद आप सेंट्रल मेटल आयन पढ़ लीजिएगा, है ना, कॉम्प्लेक्स आयन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको हम पहले ही बता चुके हैं इंपॉर्टेंट में, है ना, कॉम्प्लेक्स आयन पढ़ लीजिएगा। और क्या पढ़ लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ लीजिएगा, है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उससे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर ये एग्जाम में बहुत पूछता है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कभी जैसे साल्ट है NaCl, तो NaCl में Na+ पहले आएगा, Cl बाद में आएगा, Cl-। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स का नेम लिखोगे तो पहले लिखोगे कैटायन, उसके बाद लिखोगे एनायन। ठीक है, तो यानी पहले पॉजिटिव आयन लिख दोगे, उसके बाद आप निगेटिव आयन लिखोगे, है ना, निगेटिव आयन लिखोगे, पहले पॉजिटिव आयन फिर निगेटिव आयन लिख दोगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा और उसका एक काउंटर आयन होगा। कॉम्प्लेक्स अगर पॉजिटिव है तो उसका आपका काउंटर आयन जो है आपका निगेटिव होगा, और अगर आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव है तो उसका काउंटर आयन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स आयन का हम क्या करते हैं, जो है नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो पहले हम इसमें लिगैंड्स लिखेंगे, लिगैंड्स नेम्ड फर्स्ट इन अल्फाबेटिक आर्डर, यानी लिगैंड्स को हमेशा अल्फाबेटिक आर्डर में ही लिखेंगे, इसमें कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इशू नहीं होगा, हमेशा किस आर्डर में लिख देंगे, अल्फाबेटिक आर्डर में लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम एंड देन सेंट्रल मेटल आयन लिखेंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, पहले लिगैंड्स लिख दिए, फिर सेंट्रल मेटल आयन लिख दिए। अब सेंट्रल मेटल आयन का फिर लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर, वो किसमें, ब्रैकेट में लिख देंगे, ऐसे, है ना। तो ये आपका हो गया, मतलब एक सीक्वेंस की, हमेशा लिगैंड्स पहले लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल आयन लिखेंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, आप पैरेंथेसिस या फिर ब्रैकेट में। ठीक है, अगर लिगेंड्स का नेम करना है, लिगेंड्स को अल्फाबेटिक नेम में लिख देंगे, लिखो नाम नॉमेनक्लेचर लिगेंड्स कैसे करेंगे। ठीक है, तो लिगेंड्स या तो न्यूट्रल होते हैं या तो निगेटिव आयन होते हैं ना। तो निगेटिव के केस में जो है, अगर कहीं पे निगेटिव के केस में, है ना, इन नेमिंग ऑफ लिगेंड्स एंडिंग 8, यानी जहां कहीं एंडिंग 8 हो रहा हो तो उसको हम चेंज कर देते हैं एटो में। जैसे सल्फेट तो किस में चेंज कर देंगे, सल्फेटो में। एसीटेट तो एंड हो रहा है 8 में, तो एसीटेटो में, है ना। तो इसको जैसे 8 जहां आएगा उसे एटो में कन्वर्ट कर दे, आइट जहां आएगा उसे आइटो में, जैसे सल्फाइट तो हो जाएगा सल्फाइटो, नाइट्राइट तो हो जाएगा नाइट्राइटो, है ना। तो इस तरह आपका ये आपका चेंज होगा, आइड चेंज हो जाएगा आइटो में, और जहां भी कहीं आइड होगा वहां चेंज हो जाएगा आइडो में, यानी आइड चेंज हुआ किसमें, आइडो में चेंज हो जाएगा। क्लोराइड तो क्लोराइडो, साइनाइड साइनाइडो, हाइड्रोक्साइड, है ना, हाइड्रोक्साइडो, है ना। तो देखिए यहां पे क्या होता है, देखिए तो न्यू कन्वेंशन है कि आपका आइड चेंज हो रहा है आइडो में, है ना। लेकिन पुराने कन्वेंशन में जब आप जाएंगे, है ना, तो उसमें होता था आइड ओ में चेंज करते थे, साइनाइड साइनो, है ना। तो साइनो आपको बहुत जगह अभी भी मिलेगा, साइनाइड को ओ में, आइड को ओ में चेंज करते हैं, लेकिन आप जो नए रूल के अकॉर्डिंग आइड को आइडो में ही कन्वर्ट करते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं ओ, जैसे आइड ओ में चेंज है, जैसे साइनाइड साइनो लिखा है ना, क्लोराइड आपका क्लोरो लिखा है, ब्रोमाइड ब्रोमो लिखा है, तो आप उसको ये आप समझ जाइए पुराने रूल से है। और अब नए रूल से क्या होता है, जहां भी आइड होते हैं सब आइडो में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लिगेंड्स का नाम हो गया। ठीक है, और अगर कहीं पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं ना, तो पॉजिटिव उसमें हम क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स में हम ईएम लगा देते हैं। जैसे आपका NO+ है ना, तो NO+, ये NO होता है नाइट्रोसिल, तो इसको लिख देते हैं हम नाइट्रोसिलियम, है ना। हमेशा जैसे अमोनियम तो ईएम आ जाता है ना, प्लस आ गया तो उसके एंड में हम ईएम लगा देते हैं, है ना। तो ये तो हो गया पॉजिटिव के लिए। ठीक है, अब देखिए अगर कहीं न्यूट्रल लिगेंड्स है तो वाटर को छोड़ के और अमोनिया को छोड़ के और सारे लिगेंड्स को एज सच जो नाम होगा, जैसे बेंजीन कहीं लिगेंड है तो बेंजीन लिख देंगे, प्रीडीन कहीं लिगेंड है तो प्रीडीन। लेकिन वाटर को क्या लिखेंगे, वाटर को लिखेंगे एक्वा, और इसको NH3 को क्या लिखेंगे, NH3 को लिखेंगे एमीन लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया NH3 एमीन हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, एक्वा हो
जाएगा। और न्यूट्रल लिगेंड्स नेम्ड एज सच, मतलब अदर लिगेंड जो होंगे उनको एज सच लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिगेंड्स की इतनी बातें ध्यान में रखेंगे, अल्फाबेटिक आर्डर में लिखेंगे। आइड चेंज होगा आइटो में, आइड चेंज होगा आइडो में, एट चेंज होगा एटो में। अगर कोई निगेटिव लिगेंड्स है तो, अगर पॉजिटिव लिगेंड है तो उसके एंड में ईएम लगा देंगे। ठीक है, और वाटर को एक्वा, अमीन को NH3 को जो है अमोनिया को एमीन लिखते हैं। ठीक है, और बचे न्यूट्रल लिगेंड्स को एज सच जो नेम होता है वही लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर सेंट्रल मेटल आयन का नाम कैसे लिखेंगे। सेंट्रल मेटल आयन में दो केस हो सकता है, अगर कॉम्प्लेक्स आयन पे पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो तो जो नाम है वही लिख देंगे, है ना। लेकिन अगर कहीं यानी आपका पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन पे मेटल नेम्ड एज सच, मतलब जैसे होता है वैसे लिख देते हैं। कॉपर है तो कॉपर ही लिख देंगे, आयरन है तो आयरन लिख देंगे, है ना। जो नाम है जिंक है तो जिंक लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है ना, कहीं कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है, निगेटिव है, तो मेटल जो इंड होगा हमेशा 8 में होगा। जैसे जिंक है तो जिंकेट हो जाएगा, क्रोमियम है तो क्रोमेट हो जाएगा। किसको छोड़ के, देखिए इनको सबको छोड़ के। आयरन है तो फीरेट हो जाएगा, ये एक्सेप्शन है। और गोल्ड है तो आरेट हो जाएगा, सिल्वर है तो अर्जेंटेट हो जाएगा, लेड है तो प्लम्बेट हो जाएगा, है ना। और कॉपर है तो क्यूपरेट हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनको याद रखिएगा कि इसमें ये होंगे, है ना। और जो होंगे सब में 8 लगा देंगे, जितने भी कॉम्प्लेक्स में अगर निगेटिव आयन आते हैं कॉम्प्लेक्स चार्ज पे, कॉम्प्लेक्स आयन पे, तो उसमें मेटल एटम में हमेशा 8 लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया रूल, है ना। अब जैसे लिगेंड्स का नंबर कैसे लिखेंगे, तो लिगेंड्स के नंबर को जैसे वैसे आपको पता होगा, नंबर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ऐसे लिखते हैं ना। तो अगर नॉर्मल लिगेंड्स है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स है ना, नॉर्मल लिगेंड्स है कोई, तो उनको हम क्या करते हैं, डाई 2 के लिए डाई, और 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए आपका टेट्रा, है ना। इस तरह पेंटा 5 के लिए, 6 के लिए हेक्सा नंबर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे ऐसे लिगेंड है जिनमें नंबर आ रहा है, जैसे एथिलीन डाई अमीन, है ना, तो जैसे एथिलीन डाई अमीन आ रहा है यहाँ पे, एथिलीन डाई अमीन। ठीक है, तो एथिलीन डाई अमीन में डाई शब्द आ रहा है। ठीक है, तो इस ऐसे लिगेंड्स में जहां नंबरिंग आने लगे लिगेंड्स में, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं नंबर के लिए बेस, 2 के लिए बेस, 3 के लिए ट्रिस, और 4 के लिए टेट्रा किस, और 5 के लिए पेंटा किस, है ना। तो इस तरह जहां पे नंबर आ जाए लिगेंड्स में, वहां पे आप क्या करते हैं, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस और पेंटाकिस यूज करते हैं ना। और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक लिगेंड्स या जो कंफ्यूजिंग लिगेंड्स होते हैं उनमें भी हम क्या करते हैं, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया मतलब नामनक्लेचर करने का मेथड, है ना। अब चलिए कुछ हम नामनक्लेचर यहाँ करके सीख ले रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे है ये CO है सेंट्रल मेटल, ये आपका देखिए कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ये निगेटिव आयन है। ठीक है, तो CO है सेंट्रल मेटल आयन, ये अमीन है ना, और ये सल्फेट है, तो सल्फेट हो जाएगा। सल्फेटो में एमीन एज सच लिखेंगे, तो एमीन और सल्फेट में पहले ए आएगा, है ना, तो एमीन पहले लिखेंगे तो हो जाएगा पेंटा एमीन। उसके बाद सल्फेट को हम लिख देंगे सल्फेटो, है ना, ये सल्फेटो हो जाएगा। अब कोबाल्ट यहां लिख देंगे कोबाल्ट। अब कोबाल्ट इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स आयन कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, है ना, तो यहाँ पॉजिटिव है तो इसलिए कोबाल्ट ही लिखेंगे, जो नाम है वही लिखेंगे। ठीक है, कोबाल्ट हमने लिख दिया। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे, यहाँ 2 है, 2 माइनस सल्फेट का, 1 माइनस आपका क्लोराइड का, तो टोटल कितने -3 माइनस, तो इसका मतलब इस पे कोबाल्ट पे कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, यहाँ पे 3 पॉजिटिव, तो ये आपका हो गया कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में क्या है क्लोराइड, तो हमने लिख दिया क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह इसका नामनक्लेचर हो गया। इस तरह अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका क्या है, अब यहाँ आपका क्या है, देखिए क्लोराइड है और एमीन है, तो एमीन आपका एज सच लिख देंगे, क्लोराइड है तो क्लोराइडो लिख देंगे, या फिर क्लोरो भी लिख सकते हैं, तो हम न्यू कन्वेंशन से ही हमेशा फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एमीन है तो 3 एमीन है, तो ट्राई एमीन हो गया, और 3 क्लोरो है तो ट्राई क्लोराइडो हो गया। अब यहाँ कोबाल्ट लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए NH3 न्यूट्रल है, इस पे कोई ऑक्सीडेशन नंबर आएगा नहीं, यहाँ Cl पे 1 माइनस, 1 Cl पे 1 माइनस, 3 Cl पे 3 माइनस, तो 3 माइनस अगर इस लिगेंड पे है तो 3 प्लस कोबाल्ट पे होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, इस तरह। ठीक है, और अगर आपको ये निकालना जो है यहाँ पे आपका ये आपका कोबाल्ट
थर्ड हो गया। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे तो आप ऐसे, जैसे आप इंटर में निकालना सीखे होंगे 3Cl3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, इसका x ले लें, इसका 0 होता है 3 प्लस आपका इसके -1 होता है कितने 3, तो x + 0 - 3 इज इक्वल टू, आपको जितना इस पे कोई चार्ज नहीं है, अगर चार्ज होता तो उतना चार्ज लेते बराबर, यहाँ पे 0 ले लेंगे तो यहाँ 0, तो x इज इक्वल टू +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +3, तो यहाँ पे हमने थर्ड लिख दिया। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे CrEn होल थ्रैश Cl3, तो यहाँ पे एक ही तरह लिगेंड है एथिलीन डाइएमीन। अब एथिलीन डाइएमीन में डाई शब्द आ रहा है तो हम इसके लिए 3 है तो यहाँ लिख देंगे ट्रिस, और लिख दिया एथिलीन डाइएमीन। अब ये क्रोमियम है और एक कॉम्प्लेक्स आयन पे पॉजिटिव है तो क्रोमियम यहाँ लिख देंगे, तो क्रोमियम है ना, क्रोमियम। अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3Cl बाहर है तो इस पे 3+ आएगा, तो क्रोमियम थर्ड, और ये बाहर क्लोराइड है तो लिख दिया हमने क्लोराइड। देखिए इसके नंबर को हम यहाँ पे कोई नंबर नहीं कि 3 है तो ट्राइक्लोराइड, कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर आपका चाहे पहले हो चाहे बाद में, उसके नंबर को हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये कोबाल्ट है, आपका एमीन है, ये आपका नाइट्राइटो है ना। तो ये देखिए ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है और ये दर्शाता है कि ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ना। तो एम्बीडेंट यहाँ पे तो पहले हम पेंटाएमीन लिख देंगे, ए पहले आएगा, पेंटाएमीन लिख दिया। अब ये नाइट्राइटो हो गया है ना, और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में मेटल, ये मेटल जिस एटम से जुड़ा होता है उसको हम जो है कैपिटल लेटर में उसके आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो नाइट्राइटो ये एन से जुड़ा है तो एन हो गया, और ये आपका कोबाल्ट है तो कोबाल्ट हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है कैटायन पे है ना, कॉम्प्लेक्स आयन पे। अब देखिए इस पे 2+ पहले से ही है, एक NO2 - एक प्लस आएगा तो कितने 3+ हो जाएंगे, तो कोबाल्ट थर्ड, और फिर क्या है इस पे जब आयन हो तो लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, आयन लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसका नामनक्लेचर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका कोई आपका यहाँ पे कंपाउंड है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एमीन है, नाइट्राइटो है और थायोसाइनेटो है। तो एमीन ये नाइट्राइटो एम्बीडेंटेड लिगेंड है और थायोसाइनेटो एम्बीडेंटेड लिगेंड है। नाइट्राइटो O से लगा है, थायोसाइनेटो S से लगा है, क्योंकि जो इधर होगा उसी से लगा होगा। ठीक है, तो एमीन हम अल्फाबेटिक आर्डर में पहले आएगा, तो 4 है तो टेट्रा एमीन हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ नाइट्राइटो है और थायोसाइनेटो, तो नाइट्राइटो आपका क्या होगा, पहले आएगा, तो नाइट्राइटो आपका हो गया है ना, और इसका O, फिर इस O से जुड़ा है तो O हमने लिख दिया। उसके बाद आपका थायोसाइनेट, तो थायोसाइनेटो हो गया, और लिंकेज क्या है इसका, सल्फर, तो सल्फर S लिंकेज लिख दिया। अब ये आपका क्या है, कोबाल्ट, तो ये आपका कोबाल्ट हो गया। देखिए आप Br- है तो कॉम्प्लेक्स से पॉजिटिव है तो एज सच नाम लेंगे। अब देखिए इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1 - इस पे, 1 - इस पे, 1 - इस पे, तो टोटल -3 हो गए, तो इसका मतलब इससे प्लस कितना होगा 3, तो कोबाल्ट थर्ड, और इसमें बाहर क्या है ब्रोमाइड, तो हमने ब्रोमाइड लिख दिया। अब देखिए बाहर वाले को हम नहीं ब्रोमाइडो या इस तरह नहीं चेंज करेंगे, केवल लिगेंड्स के नाम में हम ऐसा करते हैं, आइड को आइडो में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अब इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका अगला ये एग्जांपल हो गया है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये वाटर है 6, एक ही तरह का है, तो हेक्सा हो गया 6 के लिए, और वाटर के लिए एक्वा लिखते हैं। अब ये काम, ये आपका क्या है 3+ और 3, इस पे एक माइनस है यहाँ पे है ना, तो टोटल ये माइनस हो गया। ठीक है, तो आपका क्या होगा, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा, और तो ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो इसका मतलब आई सच नेम लिख देंगे, आयरन, और ऑक्सीडेशन नंबर है थर्ड, और लास्ट में है क्लोराइड, तो लिख दिया हमने क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस तरह देखिए यहाँ पे आपका इसमें नामनक्लेचर CO NH3 ONO, ये ONO एम्बीडेंटेड लिगेंड हो गया, नाइट्राइट है ऑक्सीजन से लगा है तो नाइट्राइट तो O हो गया। अब ये पेंटाएमीन है तो पेंटा यानी 5 अमीन है तो पेंटाएमीन हो गया। अब एम्बीडेंटेड नाइट्राइटो है, नाइट्राइटो लिख दिया, इसका लिंकेज O है तो हमने लिंकेज O लिख दिया। अब कोबाल्ट लिख दिया, और इस पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, एक NO2- है तो एक इस पे माइनस, 2 इस पे माइनस, 2 सिल पे 2, तो टोटल 3-, तो इस पे कोबाल्ट पे 3+, तो थर्ड क्लोराइड हो गया आपका। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए आपका, ये आपका PT है, NH3 है यानी अमीन है, और पिरीडीन है, PY पिरीडीन, Cl है, क्लोराइड यानी क्लोराइडो होगा, ब्रोमाइड है, ब्रोमाइडो होगा।
ठीक है। तो अब इनमें अल्फाबेटिक आर्डर में लिगेंड्स को पहले लिख दे, तो एमीन पहले आएगा, फिर ब्रोमो आएगा, यानी ब्रोमो आपका यहाँ पे हमने ब्रोमो लिख दिया है। आप चाहे ब्रोमो लिखो चाहे ब्रोमाइडो लिखो, ये ओल्ड कन्वेंशन से ब्रोमो हो जाएगा और आपका जो न्यू कन्वेंशन से ब्रोमाइडो। तो ब्रोमाइडो और क्लोराइड है तो क्लोराइडो, और ये आपका प्रीडीन, ऐसा नेम लिख देंगे प्रीडीन, और फिर क्या होगा ये प्लेटिनम, आपने यहाँ प्लेटिनम लिख दिया। अब देखिए इस पे क्या है, 2 प्लस पहले से है और 2 लिगेंड से आएगा, क्या 2 लिगेंड से आ जाएगा, एक माइनस इस पे एक माइनस इस पे, तो 2 माइनस, तो इसमें 2 प्लस, तो 2 प्लस इधर से 2 प्लस 4 प्लस, तो 4, और इस पे चार्ज है तो आयन हमने लिख दिया। ठीक है, इस तरह ये आपका नामनक्लेचर हो गया। अब यहाँ पे देखिए COEN होल तो है Cl2Cl, तो यहाँ पे क्या है, एथिलीन डायमीन है और क्लोराइडो है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका जो है COEN और होल तो है Cl2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डाई क्लोरो लिख दिया। ठीक है, ये होगा क्लोराइडो। देखिए चूंकि बहुत दिनों से ये क्लोराइड यानी क्लोरो लिखते चले आए, तो वो जहां देखिए वहां क्लोरो ही लिख जाता है ना, लेकिन न्यू कन्वेंशन से क्लोराइडो ही होगा, आइड को आइडो में चेंज करेंगे ना। तो ये आपका होगा, अगर आप क्लोरो लिखते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, यानी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि आइड में थोड़ा एक्सेप्शन आ जाता है ना, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, एक्सेप्शन पूरी तरह दूर ही हो जाता है अगर हम आइड को आइडो में मतलब चेंज करते हैं तो। ठीक है, तो ये आपका डाई क्लोराइडो, और यहाँ 20 हो जाएगा, एथिलीन डायमीन के लिए 2 के लिए 20, तो 20 हो गया, एथिलीन डाई एमीन हो गया आपका। अब यहाँ पे कोबाल्ट हमने लिख दिया सेंट्रल मेटल है ना, आयन। अब इस पे चार्ज कितना है, 1 माइनस यहाँ 2 माइनस यहाँ 3 माइनस, तो टोटल इस पे 3 प्लस, तो कोबाल्ट थर्ड, और बाहर क्या है Cl, तो हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, तो चलिए हम देखें नामनक्लेचर के कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लिए Na2, आपका यहाँ पे Na2, और हो गया आपका यहाँ पे FeCN होल 5NO। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Na आपका पॉजिटिव हो गया और एक कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव हो गया। ठीक है, तो पहले Na लिखेंगे, सोडियम, तो हमने लिख दिया सोडियम। अब ये कॉम्प्लेक्स आयन है निगेटिव, Na2 है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए ये आपका साइनाइड है, ये नाइट्रोसिल है, तो साइनाइड पहले अल्फाबेटिक आर्डर में आएगा, नाइट्रोसिल बाद में आएगा। तो कितने CN है, 5, तो पेंटासाइनाइडो, या साइनो भी लिख सकते हैं, तो पेंटासाइनाइडो। और ये चूंकि NO जो है न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और ये है नाइट्रोसिल है ना, तो NO हो गया नाइट्रोसिल। अब कॉम्प्लेक्स आयन पे जब निगेटिव चार्ज हो तो हम क्या होता है इसका, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, आयरन को आयरन नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे फीरेट है ना। अब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देख ले रहे हैं, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 5 आपका क्या है, 5 जो है यहाँ पे Cn माइनस है, तो यहाँ 5 माइनस हो गया, और 2 Na प्लस है, तो 2 प्लस हो गया, तो यहाँ 5 माइनस और 2 प्लस, -3, यानी लिगेंड्स पे चार्ज बचेगा -3, तो इस पे चार्ज आएगा +3, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ हो गया +3, तो यहाँ पे +3 हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया थर्ड आपने। ठीक है, तो ये आपका हो गया नामनक्लेचर इसका। आप इसका देख रहे हैं, लिथियम है आपका, और ये एल्युमिनियम है, और ये हाइड्राइड है ना, तो ये लिथियम पॉजिटिव है और ये कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव है, तो पहले हम लिथियम लिख दें है ना। अब यहाँ पे हाइड्राइड है, तो हाइड्राइड को हाइड्राइडो लिखेंगे। अब कितने हैं, 4 है, तो टेट्राहाइड्राइडो। अब देखिए इस पे Li पे प्लस है, कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम नहीं लिखेंगे, एल्यूमिनेट लिखेंगे, एल्यूमिनेट। अब कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज देख लेते हैं कितना है, एक हाइड्राइड पे 1 माइनस, तो 4 हाइड्राइड पे 4 माइनस हो गया, तो 4 माइनस, एक Li पे कितना, एक प्लस, तो -4 + 1 माइनस आपका 3, तो लिगेंड्स पे बचे चार्ज -3, तो इसका मतलब मेटल पे होगा +3, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका, यहाँ पे थर्ड हो गया। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे आप NaBH4 है ना, तो यहाँ सोडियम हो गया, और ये आपका H- से 4, तो टेट्राहाइड्राइडो हो गया, और बोरान को यहाँ भी माइनस, ये प्लस है, तो कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव, तो बोरान के लिए बोरान ना लिख के यहाँ पे बोरेट लिखेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आएगा, इसका भी आएगा
थर्ड आएगा। ठीक है, तो क्योंकि 4 माइनस है यहाँ पे, एक प्लस है, तो 4 माइनस यानी -4 + 1 -3, तो लिगेंड्स पे -3 आपके हैं, तो मेटल पे +3 होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देख ले रहे हैं, पोटेशियम है पहले, तो हमने पोटेशियम लिख दिया। अब यहाँ पे 6 Cn- है, तो हेक्सा साइनाइडो हो गया है ना। और यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज है, तो आयरन ना लिख के हम लिख देंगे फीरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना देखो, कैसे देख लेते हैं, यहाँ पे 6 Cn है, तो 6 माइनस हो गया और 3 प्लस हो गया, K3 है ना, यानी 3K है, तो आपका +3 और -6 कितना हो गया, +3 -6 यहाँ बचा आपका, यानी +3 और -6 तो -3, तो लिगेंड्स पे चार्ज बचा -3, तो मेटल पे होगा +3, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे देख ले रहे हैं, सोडियम है आपका, है ना, तो सोडियम पहले लिख दिया, और ये C2O4 ये होता है ऑक्सलेट, और यहाँ पे 3 है ना, तो ये हो गया 3 के लिए ट्राई, तो ट्राई, और ये आपका ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेटो हो जाएगा। और ये आयरन है, अब ये चूंकि कॉम्प्लेक्स आयरन निगेटिव है, तो आयरन न लिख के फीरेट लिखेंगे, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कितना होगा, 4 होगा। कैसे, एक ऑक्सलेट पे आपका जो चार्ज होता है, यानी ऑक्सलेट पे जो चार्ज होता है C2O4 2 माइनस, तो 3 ऑक्सलेट पे 6 माइनस, तो यहाँ पे -6 और 2 Na है प्लस है, तो +2, तो -6 और +2 तो -4, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सलेट पे चार्ज बचेगा -4, तो आयरन पे चार्ज कितना आएगा, +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन है और एनायन कॉम्प्लेक्स आयन है, तो यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पहले कैटायन को लिख देंगे, फिर एनायन को, कैटायन को जैसे लिखते हैं कैटायन को लिख दें, एनायन को जैसे लिखते हैं एनायन को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 4 अमीन है, टेट्रा अमीन कापर। अब यहाँ 2 प्लस है और ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका मतलब कापर पे 2 प्लस होगा, तो कापर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेट्रा आपका 4Cl- है, तो टेट्रा क्लोराइडो, अभी निगेटिव है तो ये प्लेटिनेट हो जाएगा, प्लेटिनम नहीं, निगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स आयन में हमेशा मेटल में 8 लगा देते हैं, प्लेटिनेट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 4Cl- है ना, तो इसका मतलब प्लेटिनम पे 4 प्लस होगा, लेकिन 2 माइनस ऊपर से जुड़ रहा है, तो 4 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे तो बचेगा कितना, 2, तो आपका कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया ये सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे आपका है ना, तो जब ऐसे केस में देखो ये भी कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। अब इस पे इधर सारे न्यूट्रल लिगेंड्स लगे हैं और इधर सारे क्या है, निगेटिव लिगेंड्स है, तो अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल सभी पे मिला के कितना, दोनों प्लेटिनम पे मिला के 4 माइनस है ना, तो इसका मतलब टोटल यानी 4 माइनस है तो 4 प्लस होगा, तो इसका मतलब 2 प्लस इस पे आएगा, 2 प्लस इस पे आएगा। ठीक है, तो अब इसका नाम पहले कैटायन लिख दें, तो कैटायन में आपका एमीन है, एथिलीन डायमीन है, तो एमीन पहले लिखेंगे, तो डायमीन हो गया। अब ये एथिलीन डायमीन के लिए 20 यूज करते हैं, 2 लिगेंड के लिए 20, तो यहाँ 20 हो गया, एथिलीन डायमीन हो गया, और ये प्लेटिनम आप एज सच लिख देंगे और ऑक्सीडेशन नंबर इसका सेकंड लिख देंगे। ठीक है, सेकंड हो गया। अब उसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, है ना, तो 4Cl है तो टेट्रा क्लोराइडो हो गया, और ये प्लेटिनम ना लिख के, क्योंकि निगेटिव आयन इस पे निगेटिव चार्ज होगा 2 प्लस, और इस पे मतलब 2 माइनस, इस पे 2 प्लस। ठीक है, तो ये प्लेटिनेट हो जाएगा और ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे AgCN होल ट्वाइस माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब चूंकि Cn एक ही तरह का लिगेंड है तो डाई साइनाइडो, और Ag सिल्वर के लिए अर्जेंटेट लिखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज है, तो अर्जेंटेट। अब देखिए यहाँ पे Cn पे 1 माइनस, तो 2 Cn पे 2 माइनस, तो सिल्वर पे इस पे कितना प्लस, 2 प्लस आएगा, लेकिन यहाँ एक माइनस आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो 2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो एक ही प्लस बचेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 1, और चूंकि ये आयन है तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका क्रोमियम है, क्रोमियम से बेंजीन लगा है ना, तो बेंजीन एक ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो इस केस में हम 20 ट्रिस टेट्रा किस यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए C6H6,
अब इसके लिए 2 बेंजीन लगा है तो 20 हो गया, और बेंजीन का एज सच नेम लिख देंगे 20 बेंजीन। अब चूंकि बेंजीन न्यूट्रल होता है तो क्रोमियम पे कोई चार्ज नहीं आएगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसका मतलब क्रोमियम हो गया और ऑक्सीडेशन नंबर 0 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका ये एग्जांपल Fe और आपका C5H5 है ना, होल ट्वाइस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये होल ट्वाइस हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये साइक्लोपेंटाडाइएनिल है ना, और इस पे आपका C5H5 पे एक माइनस होता है। ठीक है, तो 2 पे कितने होंगे, 2 माइनस, तो 2 माइनस जुड़ा है तो आयरन पे कितना होगा 2 प्लस। तो अब इसके लिए भी 20 यूज करेंगे, 2 के लिए 20 साइक्लोपेंटाडाइएनिल, और आपका इस पे कोई चार्ज ना, कैटायन है ना एनायन, तो आपका न्यूट्रल के लिए यानी सच नेम लिख देंगे आयरन, और क्योंकि 2 माइनस है तो इस पे 2 प्लस होगा तो आयरन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्या करेंगे, जो हमने नॉमेनक्लेचर बताए इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नॉमेनक्लेचर एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो अक्सर आते ही आते हैं, और इससे अगर ये आपका नॉमेनक्लेचर सही होता है आपके एग्जाम में तो आपके नंबर 100% बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें पूरे नंबर मिलते हैं तो नंबर कटेंगे नहीं, तो आपको इसको तैयार कर ही लेना है। ठीक है, अब देखिए इस यूनिट का हम अगला टॉपिक बढ़ते हैं, आइसोमेरिज है ना। तो आइसोमेरिज क्या होता है ये आप लोगों को पता ही होगा। आइसोमर्स किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स, और इनके पाए जाने की फिनोमेना को बोलेंगे हम आइसोमेरिज बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, पहले से ही पता होगा आपको, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी आइसोमेरिज पढ़ा होगा, इनका डेफिनेशन पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब देखिए आइसोमेरिज 2 टाइप के होते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज एंड स्टीरियो आइसोमेरिज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज देख ले रहे हैं, यानी अब नाम से ही पता चल रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ सेम होगा, आइसोमर से तो ना फार्मूला तो सेम ही होगा है ना, यानी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट सेम होंगे, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में अंतर होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में अंतर के कारण इनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में अंतर आ जाएगा, तो ये ऐसे आइसोमर्स को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और इनके पाए जाने की फिनोमेना क्या कहलाएगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज है ना। और ये देखिए ये सब कितने तरह के होंगे, ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज क्या होगा, पहला तरह का आयोनाइजेशन आइसोमेरिज, दूसरा क्या लिंकेज आइसोमेरिज है ना, तीसरा हाइड्रेट आइसोमेरिज, चौथा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज, पांचवा कोऑर्डिनेशन आपका पोजीशन आइसोमेरिज है ना, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए ये आपका पहला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में आ सकता है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, हाइड्रेट भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आप आयोनाइजेशन आइसोमेरिज, तो देखिए कभी भी पढ़ाई करते समय आप उस शब्द को ही देख लीजिए और उसको उसी से डिफाइन करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कुछ ऐसा इधर उधर सोचने लगे। देखिए आयोनाइजेशन यहाँ पे आ रहा है, तो आयोनाइजेशन का मतलब आयन से संबंधित होगा कुछ है ना, तो यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन अगर उनको वाटर या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो वो अलग अलग आयंस दें, तो ऐसे आइसोमर्स को बोलेंगे हम आयोनाइजेशन आइसोमर्स, और फिनोमेना क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज, यानी द कंपाउंड्स व्हिच मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट when they dissolve in water give different ions are called ionization isomers and phenomenon is called as आयोनाइजेशन आइसोमेरिज। तो आप ये आप एक डिफिनीशन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, कभी भी आपको इस तरह डिफाइन करना हो तो इसी आप उसमें लैंग्वेज में सबको डिफाइन कर देंगे, मतलब जो जहां पे बदलने वाला है बदल देंगे और इसी लैंग्वेज में सबको डिफाइन कर देंगे, तो पढ़ना आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे ये आपका ए कंपाउंड है ना, CONH3 5SO4Br, अब अगर इसको हम वाटर में घोलते हैं तो बनता है CONH3 5SO4 प्लस और Br माइनस अलग हो जाता है। ठीक है, और अगर ये बी कंपाउंड है तो CONH3 होल 5 BrSO4, अब अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सल्फेट आयन अलग होगा, Br माइनस नहीं अलग होगा। क्यों, क्योंकि Br माइनस अब यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया है ना,
तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं वो आयोनाइजेबल नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सल्फेट जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो यहाँ सल्फेट आयोनाइजेबल नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ सल्फेट आयन मिलेगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये इसका मतलब ए और बी क्या है, ये है आयोनाइजेशन आइसोमर्स है, ठीक है। यानी ऐसे कंपाउंड जिनका फार्मूला देखिए दोनों में कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सेम है, लेकिन इनका जो है आयंस क्या है, वाटर में घोलने पे अलग आयन मिला, यहाँ Br मिला और यहाँ सल्फेट मिला, ठीक है। तो ये है आयोनाइजेशन आइसोमर्स, है ना। तो अब देखिए कभी कभी एग्जाम में यही दे देता है कि आप ये दो कंपाउंड दे देगा, पूछेगा कि आप इनको कैसे इनको डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए देखिए यहाँ पे हम इनका टेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक में सल्फेट आपका आयन मिल रहा है, एक में ब्रोमाइड आयन मिल रहा है, ठीक है। तो जब आप एक कंपाउंड में AgNO3 मिलाओगे, तो चूंकि इसके सोल्यूशन में Br माइनस है तो AgBr का प्रिसिपिटेट बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर BaCl2 मिलाओगे तो कोई प्रिसिपिटेट नहीं आएगा, क्योंकि BaCl2 यहाँ बेरियम जो है सल्फेट के साथ BaSO4 बनाता है, जो प्रिसिपिटेट बनाता है। अब क्योंकि ये सल्फेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मतलब सेकेंडरी स्फीयर बैलेंसी में, तो आयोनाइजेबल नहीं होगा, आयंस नहीं बनेगा, तो प्रिसिपिटेट नहीं देगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए, अगर हम इसका यहाँ पे BaCl आपका AgNO3 से रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि अब Br यहाँ सेकेंडरी बैलेंसी में आ गया, आयोनाइजेबल होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये AgBr नहीं बनाएगा, तो कोई प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा। अब यहाँ पे सल्फेट बाहर है, तो BaCl2 मिलाओगे तो ये Ba2 प्लस सल्फेट से क्या बना लेगा, BaSO4 का प्रिसिपिटेट बना लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इससे हम इस रिएक्शन से हम ये बता सकते हैं कि एक में AgBr का प्रिसिपिटेट मिला, एक में BaSO4 का प्रिसिपिटेट मिला, ठीक है। तो इसका मतलब एक में Br माइनस आयोनाइजेबल है, एक में सल्फेट माइनस SO4 2 माइनस आयोनाइजेबल है, ठीक है। तो इस तरह ये आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो लिंकेज का मतलब होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, है ना। तो जैसे ये डिफाइन किए हो ऐसे इसको भी डिफाइन कर सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन उनमें जो लिगैंड्स का लिंकेज हो वो अलग अलग हो, तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलेंगे हम, लिंकेज आइसोमर्स। और फिनोमेना क्या कहलाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, है ना। तो यानी जिस उसी तरह बिल्कुल डिफाइन कर लेंगे, द कंपाउंड्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट इन दीज द लिंकेज ऑफ लिगैंड टू सेंट्रल मेटल आयन आर डिफरेंट, है ना। यानी सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगैंड का लिंकेज हो अलग हो, तो वो कहलाते हैं आर नोन एज लिंकेज आइसोमर्स, वो लिंकेज आइसोमर्स कहलाते हैं। फिनोमेनन इज नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म, और फिनोमेनन क्या कहलाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसे हमारे पास ये दो कंपाउंड है यहाँ पे, है ना, CONH3 है ना। अब इसमें NO2 एम्बीडेंटेड लिगेंड है। लिंकेज आइसोमेरिज वही कंपाउंड शो करते हैं जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो NO2 यहाँ डोनर एटम नाइट्रोजन, जैसे इसका ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर कोबाल्ट को डोनेट करके बॉन्ड बना रहा है इस वाले में, ठीक है। इस वाले में देखिए यहाँ ONO हो गया, तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन जो है कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें NO2 का लिंकेज जो है यहाँ पे क्या है, एक में ऑक्सीजन है, एक में नाइट्रोजन है। तो इनमें फार्मूला तो सेम ही, बस लिंकेज क्या है, अलग अलग है। तो इसको बोलेंगे लिंकेज आइसोमर्स, और फिनोमेना क्या कहलाएगी इनकी, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाएगी, ठीक है। तो ये एग्जाम में दे सकता है, जैसे ये वाला कंपाउंड दे दिया, बोला इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जैसे ही एम्बीडेंटेड लिगेंड कहीं पे दिखाई देगा आपको कॉम्प्लेक्स में, तो आप समझ जाइएगा वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम देख लेते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो अब हाइड्रेट का मतलब वाटर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन अपना वाटर जो है वो पोजीशन चेंज कर दे, जैसे प्राइमरी बैलेंसी से सेकेंडरी, या सेकेंडरी से कहा जाए प्राइमरी बैलेंसी में। तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलेंगे, हाइड्रेट आइसोमर्स, है ना। तो देखिए जैसे Cr है H2O होल 6 Cl3, अब एक H2 क्या हो जाए, बाहर चला जाए और एक Cl अंदर चला है, यहाँ पे H2O5 हो गया, Cl हो गया, और एक Cl यहाँ से Cl3 से एक Cl अंदर आया, तो यहाँ Cl2 बचा, एक H2 बाहर गया, तो यहाँ यानी यहाँ H2O5 बचा, और एक H2O बाहर चला गया, तो यहाँ हो गया। इसी तरह ये भी हो सकता है कि इसमें में से क्या हो,
एक H2 यानी 2H2 बाहर चले जाए, 2Cl अंदर चले आए, तो ये जो आइसोमर्स मिलेंगे वाटर के पोजीशन एक्सचेंज करने के कारण, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी से प्राइमरी, तो इनको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रेट आइसोमर्स, और इनकी फिनोमेना क्या कहलाएगी, हाइड्रेट आइसोमेरिज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका अगला जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज है ना, ये देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। अब देखिए ये स्पेशल तरह कंपाउंड में पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड में पाया जाता है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हो, है ना, कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस हो, और इनमें जो डिफरेंस आएगा वो कैटायन का लिगेंड एनायन में चला जाएगा, यानी जो आपका दो मेटल एटम होंगे, लिगेंड्स का ट्रांसफर हो जाएगा, एक का लिगेंड दूसरे लिगेंड, मतलब एक सेंट्रल मेटल आयन का लिगेंड दूसरे सेंट्रल मेटल आयन पे चला जाएगा, दूसरे सेंट्रल मेटल आयन का जो लिगेंड पहले पे आ जाए। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ PTNS3 आपका होल 4, एक ये कॉम्प्लेक्स आयन है, और ये CuCl4 ये कॉम्प्लेक्स आयन है ना, इधर वाला निगेटिव और इधर वाला पॉजिटिव। अब NH3 कॉपर के पास चला जाए और Cl माइनस आ जाए प्लेटिनम के पास, है ना, तो अब जब सभी Cl माइनस प्लेटिनम पे आ जाएगा तो ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका 4NH3 कॉपर 2 प्लस के पास चला जाए तो ये सभी के सभी मतलब ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आयन में, तो पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, यानी कॉपर के पास NH3 आ गया, 4NH3, प्लेटिनम के पास Cl आ गया। तो यहाँ पे देखिए लिगेंड क्या हुए, यानी यहाँ पे लिगेंड एक्सचेंज हो गए, है ना, कैटायन से एनायन और एनायन से कैटायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जंप कर गए। ठीक है, तो ये आपका कौन सा कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, है ना। और अगला होता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना। अब ये क्या होता है, ये ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है। ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स का मतलब दो मेटल, जैसे ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, अब इस कोबाल्ट पे एक NH2 ये लिगेंड लगा हुआ है, और एक आपका जो है पर जो ऑक्सो ग्रुप है ना, तो पर ऑक्सो ग्रुप यहाँ पे लगा है। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इधर एक Cl है और 3NH3 है ना, यहाँ एक Cl है और इधर 3NH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब लिगेंड एक जो है मेटल से दूसरे मेटल की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो जैसे यहाँ का क्या है आपका, एक Cl इधर चला आए और इसका NH3 इधर, तो इसमें 4NH3 हो जाएंगे, और इधर एक Cl है, एक Cl इधर आएगा, तो ये इधर क्या होगा, Cl2 हो जाएगा, और इधर 3NH3 है, तो एक इधर NH3 आएगा, तो 2NH2 बचेगा, है ना। तो ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स में अगर लिगेंड अपना पोजीशन चेंज करता है और डिफरेंस आता है, तो जो आइसोमर्स मिलेंगे इसे हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझ ले रहे हैं। देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है, यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो स्टीरियो आइसोमर्स किसे कहते हैं ना। स्टीरियो आइसोमर्स में यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उनका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या हो, अलग हो। ठीक है, तो स्पेशियल अरेंजमेंट इनका क्या हो, अलग हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, स्टीरियो आइसोमर्स, और फिनोमेना क्या कहलाएगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी द कंपाउंड्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट देयर स्पेशियल अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट आर कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स, एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह के होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो होगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे हो कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन ज्योमेट्री कैसा हो, डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और फिनोमेना क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफिनीशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं, है ना। क्यों नहीं शो करते हैं, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर होता है जो टेट्राहेड्रल, ठीक है, इसमें A और A एडजेसेंट पोजीशन में है, B और B भी कहाँ है, एडजेसेंट पोजीशन में। अगर इनको हम कहीं भी बदलते हैं, मान लो यानी B और B यहाँ कर दे, A और A यहाँ कर दे, A और यहाँ कर दे, B और B, अब आपको लग रहा होगा ये पोजीशन क्या है, ये अपोजिट साइड में है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट नहीं, A कहाँ है, एडजेसेंट पोजीशन में, और B कहाँ है, एडजेसेंट
पोजीशन में। तो टेट्राहेड्रल में कहीं भी ग्रुप आप बदलते हैं तो उसके जो पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आता है, वो हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पे ही रहते हैं। तो जब एडजेसेंट पोजीशन पे रहेंगे तो ज्योमेट्री में कोई बदलाव नहीं होगा लिगेंड्स चेंज होने पे। तो इसलिए जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, है ना। यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस do not show geometrical isomerism because in tetrahedral complexes are 4 ligands are in adjacent position। यानी सभी चारों लिगेंड्स कहाँ होते हैं, एडजेसेंट पोजीशन में होते हैं, और इन पे कहीं भी ग्रुप बदलेगा तो हमेशा क्या रहेंगे, आइडेंटिकल ही रहेंगे, उनके ज्योमेट्री में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, अब हम देख ले रहे हैं स्क्वायर प्लेनर। तो अब ये पूछता है एग्जाम में कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं शो करते जबकि स्क्वायर प्लेनर शो कर सकते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि स्क्वायर प्लेनर में जो है चारों जो बांड्स होते हैं, 4 बांड्स कहाँ होते हैं आपके, सभी बांड्स जो है एक ही प्लेन में मौजूद होते हैं, है ना। तो जब एक प्लेन में होंगे तो ये ग्रुप सेम साइड में हो सकते हैं, या फिर आपके सेम, ये आपका अगर सेम साइड में तो क्या हो जाएगा, सिस, और अगर ये ग्रुप कहाँ चले जाए अपोजिट साइड में तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो क्या होते हैं ये आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं क्योंकि इनके सारे चारों बांड्स कहाँ होते हैं, एक ही प्लेन में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स, एग्जाम में ये पूछता है कि कॉम्प्लेक्स का टाइप दे देगा, बोलेगा कौन से कॉम्प्लेक्स शो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन नहीं शो करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसे केस में जहां पे क्या हो, ऐसे केस में जहां पे चारों लिगेंड सेम हो, है ना, जहां पे चारों लिगेंड सेम हो, ए और ए, है ना, तो ये क्या हो गया, MA4 टाइप हो गया। अब इसमें जो कहीं ग्रुप कहीं लेके चले जाओ कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब MA4 टाइप जो है ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर दें, मान लो यहाँ पे एक जगह B कर दें, है ना, तो ये हो जाएगा आपका MA3 और B टाइप हो जाएगा। अब इसको भी B को कहीं भी चेंज करो तो भी वो उसके ज्योमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये भी शो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर दें, MA2B2 कर दें, है ना। अब क्या होगा, अब अगर यहाँ पे MA2B2 टाइप, है ना, यानी आपका जैसे आपका MA जो है 4 टाइप, MA3B टाइप ये नहीं शो करेंगे ज्योमेट्रिकल, GI का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जबकि MA2B2, MA2BC, MABCD टाइप ये सारे कॉम्प्लेक्स क्या शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल हमने ले लिया PTCl2NH3। तो इसमें क्या होगा, जब Cl कहाँ हो, सेम साइड में, NH3 सेम साइड में, तो कौन सा आइसोमर होगा, वो सिस। अब यहाँ पे CH3 कहाँ चले गए, अपोजिट डायरेक्शन में, NH3 कहाँ चले गए, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कौन सा आइसोमर होगा, ये ट्रांस हो गया। इसी तरह यहां भी देख लीजिए PT, और यहाँ पे आपका BC मतलब एक Cl कर दिया, एक Br, और A2 मतलब 2 NH3 सेम है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इस तरह कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, अब अगर Cl Br सेम साइड, यानी NH3 कहाँ है, सेम साइड में, तो सिस NH3 अपोजिट साइड में, तो कौन सा हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, और ये जो होता है ये 3 टाइप्स में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका सिस ट्रांस हम नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि इसके चारों ग्रुप कैसे हैं, इसके चारों ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। तो एग्जाम में आ सकता है कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस शो करेंगे, या आप जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में एक्सप्लेन करें, या यही पूछ सकता है MA2B2 जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करिए। तो आप ये बता देंगे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, फिर आप क्या करिएगा, एग्जाम्पल ले लीजिएगा, फिर इसको बता दीजिए, अगर Cl सेम साइड में कॉम्प्लेक्स में तो वो सिस होगा, और Cl कहाँ है, अपोजिट साइड में, तो कहाँ होगा, ट्रांस होगा। ठीक है, अब इसी तरह हम ले रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखिए क्या होता है, अगर सारे लिगेंड्स क्या हो जाए, अगर सारे लिगेंड्स क्या है ऑक्टाहेड्रल में, सारे लिगेंड्स अगर सेम है ना, ए सभी ए है, सभी है ना, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा क्योंकि इसमें कहीं भी ए कहीं लेके चले जाओ कोई स्ट्रक्चर में इसके परिवर्तन, यानी ज्योमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। तो MA6 है ना, MA6 टाइप तो ये नहीं शो करेगा। अगर हम यहाँ कहीं B भी कर दें, है ना, तो ये हो जाएगा MA5B।
तो इसको बी भी कहीं ले जाओ तो उसके स्ट्रक्चर में ज्योमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये भी नहीं शो करेगा, है ना। तो ये इस तरह कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो जाए, अगर ये बी है, यहां भी बी आ जाए और ये 4a हो जाए, यानी क्या हो जाए Ma4B2। अब जैसे ही Ma4B2 टाइप होगा, ऐसे फिर वो क्या करने लगेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्योंकि अब अगर ये B और B कहां आ जाए, B और B सेम साइड में आ जाएंगे तो सिस हो जाएगा, और B और B कहां चले जाए, अपोजिट साइड में हो जाए तो ये ट्रांस हो जाएगा। तो जैसे इसका जो एग्जांपल है CONH3 4Cl2 है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। Cl हमने एडजेसेंट पोजीशन में रखा तो ये सिस हो गया, ठीक है। Cl हमने अपोजिट पोजीशन में रखा तो ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आपका Ma4BC टाइप हो गया, मतलब यहाँ 4NH3 सेम है और एक B है आपका लिगेंड और एक C, मतलब दो अलग अलग लिगेंड है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर Cl और Br सेम साइड में है ना, Cl और Br है ना सेम साइड में हो, इसी तरह जैसे यहाँ पे Cl है, ऐसे यहाँ Cl और एक Br हो सेम साइड में तो वो सिस, और अगर Cl और Br कहाँ चले जाए, अपोजिट साइड में, तो वो हो जाएगा ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए Ma3B3, मतलब यहाँ पे लिगेंड क्या, CONH3, मतलब 3NH3 हो जाए, 3Cl हो जाए, तो क्या होगा, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये भी एक सिस होगा, है ना, और एक क्या होगा, ट्रांस होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर पहले दूसरे और तीसरे पे Cl है ना, पहले दूसरे तीसरे पे Cl है तो सिस, और पहले दूसरे और छठे पे, पहले दूसरे और छठे पे Cl है तो ये होगा ट्रांस होगा, ठीक है। तो इस तरह आप देखेंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, कौन नहीं करता है। तो इसको आप जरूर समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है बताइए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे आइसोमर्स या ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे। और फिनोमेना क्या कहलाएगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। अब जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वही ऑप्टिकल यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यानी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, ठीक है। अब देखिए कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऐसे कंपाउंड इज द कंपाउंड व्हिच हैव नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, है ना। जिस कंपाउंड में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो तो वो कैसे होते हैं, आर ऑप्टिकली जो है एक्टिव। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ गया तो इनएक्टिव हो जाएगा, सिमेट्री नहीं है तो क्या होगा, वो एक्टिव होगा। अब जिसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री सफिशिएंट है, अगर आप किसी कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेते हो, अगर कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। तो देखिए ये हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं इन जनरल तो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी तो क्या होगा, वो जो है फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर होते हैं, स्क्वायर प्लेन में होते हैं तो उसमें अगर लिगेंड्स, चारों लिगेंड्स अगर अलग अलग भी हैं तब भी उसमें आ जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इन जनरल कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, है ना। टेट्राहेड्रल केस में, है ना, अगर टेट्राहेड्रल केस में क्या है, चारों लिगेंड्स अलग अलग हैं तो फिर वो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, है ना। जैसे कायरल कार्बन होता है, ऐसे क्या कोई मेटल हो उसे A, B, C और D चारों लिगेंड्स अगर अलग अलग लगे हैं तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही नहीं, और वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल केस में जैसे ये एग्जांपल आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह एग्जाम में ये पूछ सकता है एग्जाम में कि ये कॉम्प्लेक्सेस कितने आइसोमर्स में पाए जाएंगे, है ना, कितने स्टीरियो आइसोमर्स में पाए जाएंगे, है ना। तो पहले देखिए इसका EN क्या है, एथिलीन डाइएमीन बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, CO CL सेम साइड में लेके गए, है ना,
और EN बाइडेंटेड है तो एक तरफ इधर से बॉन्ड बना है, एक तरफ इधर से बॉन्ड बना है। इसी तरह एक EN इधर से बॉन्ड बना है, इधर से, है ना। तो अब ये सिस आइसो, Cl कहाँ है, सेम साइड में, तो सिस आइसोमर हो गया, है ना। और ये Cl कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कौन सा आइसोमर हो गया, ये ट्रांस हो गया। अब देखिए सिस में यहाँ पे ऐसे कोई प्लेन पास करो तो यहाँ पे कोई दो बराबर भागों में नहीं डिवाइड होगा, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, है ना, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएंगे, यानी ये सामने मिरर रखा हो तो इमेज बन जाएगा और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। उनमें में से एक डी होगा, है ना, और एक एल होगा, यानी वो एक डी और एक एल, यानी वो होंगे एनांसियोमर्स होंगे, ठीक है। ये क्या डीएल पेयर क्या कहलाते हैं, एनांसियोमर्स होते हैं। तो इसके कितने फॉर्म हो गए, एक फर्स्ट हो गया ये, है ना, और एक ये हो गया सेकंड हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं ये थर्ड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां से अगर आप बीचों बीच से यहाँ क्या पास कर दो, एक प्लेन पास कर दो, ठीक है, तो हाफ इधर हाफ इधर बिल्कुल सेम पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ट्रांसफॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ऑप्टिकली ये कैसा होगा, ये ऑप्टिकली जो है इनएक्टिव होगा, ठीक है। और जब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये केवल इसी फॉर्म में पाया जाएगा, इसका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये COEN होल ट्वाइस Cl2 जो है आपका कितने फॉर्म हो गया, एक ये हो गया, है ना, फर्स्ट सेकेंड, यानी दो हो गए, यानी एक डी और एक एल और एक ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम एक Cl की जगह एक ग्रुप कर दें, कोई दूसरा Cl लिख दें, NO2 लिख दें, कोई ग्रुप रख दें। तो जैसे हम एक Cl को हटा के एक Br रख दिए, है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये भी पूछता है कि कितने, यहाँ पे Cl की Br की जगह NO2 भी हो सकता है, या आपका Cl की जगह NO2 भी हो सकता है। बस हम क्या करें, यहाँ ग्रुप बदल दें, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये काम, ये भी क्या होगा, एक बार सिस होगा, Cl Br सेम साइड में है तो सिस, और Cl Br अपोजिट साइड में तो ट्रांस। सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये मिरर इमेज बनाएगा, यानी डीएल पेयर बन जाएगा। और ट्रांसफॉर्म में होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसके भी कितने फॉर्म हो गए, ये भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आप ये इतने सारे क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है, जबकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो कर सकते हैं जब उसमें सफिशिएंट कंडीशन है, लिगेंड सुटेबल होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। अब इनमें कई तरीके से हमने बता दिया, इनमें पूछ सकता है कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं, टेट्राहेड्रल में अगर चारों ग्रुप्स क्या हो, अलग हो, तो कायरल कार्बन की तरह होंगे, और जिनमें कायरल कार्बन या कायरल एटम होता है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये अगर टेट्राहेड्रल के चारों ग्रुप्स अलग अलग है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर जो होते हैं ज्योमेट्रिकल मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब इस तरह ये हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया आपका ये एग्जाम, इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया। ये एग्जाम में पूछता है कि ये कॉम्प्लेक्स जो कितने तरह मतलब कितने आइसोमर्स में एग्जिस्ट करेगा, तो ये 3 आइसोमेरिक फॉर्म में, और ये भी कितने फॉर्म में, 3 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।